अच्छा, सबसे पहले तो हमने वो जो डिलीट करना है माय फीडबैक वाला, पहले मैं वो डिलीट कर देता हूँ ताकि सही। एक एक्स्ट्रा ऑप्शन जो उसमें फ़िलहाल लगा हुआ है जो कि फाइनल का हिस्सा है। जस्ट 1 मिनट वेट कीजिएगा। जी ठीक है। अच्छा, देखें, मैं आपको स्ट्रक्चर बाद में समझाता हूँ। पहले मैं जी थोड़ा सा ठीक। ये बटन डिलीट कर लूँ। ओके, वो बटन हमारा एक्स्ट्रा वाला डिलीट हो गया है। अच्छा, सबसे पहले तो आपको मैं स्ट्रक्चर का समझा दूं कि यहाँ पे हमारे पास जो प्रोग्रामिंग का स्ट्रक्चर है वो किस तरह से है। देखें, हमारे पास जो जब भी कोई हमने नई फाइल बनानी होती है या कोई नया पेज बनाना होता है ना, उसको बनाने का तरीका पहले तो समझ लें। ये जब हमने वेबसाइट शुरू की थी या मैंने जब इसको डेवलप करना शुरू किया था, तो सबसे पहले ये फोल्डर्स वगैरह और ये कोई चीज़ भी नहीं थी, सिर्फ एक ये डिफॉल्ट ASPX वाला पेज था। जब जैसे जैसे मुझे ज़रूरत पड़ती गई है, मैंने फोल्डर्स भी ऐड किए हैं, मैंने फाइल डिफरेंट वेब पेजेस भी ऐड किए हैं और डिफरेंट जो है लाइब्रेरीज भी ऐड की हैं। एक लाइब्रेरी तो आपके सामने ही सुबह जो है वो मैंने करके दिखाई है कि वो पूरा प्रोसीजर क्या होता है। जी जी। उसके अलावा अब वेब पेज अगर नया ऐड करना हो तो उसका क्या तरीकाकार है। अगर आपको आपका सुपरवाइजर कहता है कि जी नया वेब पेज ऐड करके दिखाएं या उस पर कुछ लिख के दिखाएं, ये हम अपनी वेबसाइट के जो नाम है रेसिपी सिस्टम, इस पे राइट क्लिक करेंगे। एक हमारे पास मेन्यू ओपन होगा, यहाँ पे ऐड का बटन आ रहा है, ऐड पे जाएंगे, यहाँ पे न्यू आइटम का एक आ रहा होगा बटन, न्यू आइटम पे हमने जाना है। स्लो होगा पड़ा है। हाँ, ये ऐड न्यू आइटम का बटन आ रहा है, इस पे हम क्लिक करेंगे। उसके बाद ये हमारे पास वेब फॉर्म है, ये हमने ऐड करना होता है। अब देखिए, वेब फॉर्म मैंने सिलेक्ट किया जैसे ही ना, तो मुझे उसने नीचे नाम बता दिया कि इसका ये नाम होगा। अब अगर हमने ये नाम नहीं रखना, कोई नया नाम रखना है, तो वो भी हम रख सकते हैं। ठीक है, मिसाल के तौर पे इस सफ़े का नाम हम रखना चाहते हैं test.aspx, तो मैं इसको नाम को सिलेक्ट करके चेंज करके test.axpx रखूंगा। अब दूसरी चीज़ और सही। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि जो भी नया पेज हम बनाने जा रहे हैं, उसको हमने कुछ चीज़ें बाय डिफ़ॉल्ट बतानी होती हैं। जैसे कि अगर आपको मैं बताऊं, देखिए एक स्कूल हो, अब वो स्कूल है, उसकी एक इमारत है, उसकी एक चार दीवारी है। जब भी आपने उस स्कूल के अंदर, आप जब ये कंसिडर करते हो कि मुझे फलां स्कूल में ये फैसिलिटी चाहिए, तो डेफिनेटली ला मोहल्ला आपके जहन में ये बात आती है कि ये फैसिलिटी विल बी इनसाइड दोज बाउंड्रीज, वो जो स्कूल की चार दीवारी है उसके अंदर प्रोवाइड होगी। वो ऑटोमेटिकली आपके जहन में चीज आ जाती है। या अगर आपने स्कूल के अंदर एक नया कमरा बनाना है, तो वो उसकी चार दीवारी के अंदर बनेगा। सेम इसी तरह से अगर हमने कोई नया वेब पेज बनाना है, तो नया जो वेब पेज है वो ऑलरेडी जो हमारी वेबसाइट का एक मास्टर स्ट्रक्चर है उसके अंदर या उसको शामिल करते हुए बनता है। देखिए, जैसे हर चीज का एक मास्टर ढांचा होता है, एक बुनियादी आप कह लें बुनियादी उसकी तश्कील का ढांचा होता है, तो ये जो वेबसाइट है इसका एक बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है जिसको हर पेज के साथ हमने लिंक किया हुआ है, उसको हम मास्टर पेज कहते हैं। यानी ऐसा पेज जिसकी जो लवाजमात हैं या जिस पे जो आपकी एलिमेंट्स और एंटिटीज हैं वो हर पेज पे पेस्ट हो रही हैं या हर पेज पे यूज हो रही हैं, तो उस पेज को हम मास्टर पेज कहते हैं। अब हमारे पास
जो यूजर इंटरफेस है उसके लिए दो मास्टर पेजेस हैं। एक मास्टर पेज उसके लिए है कि अगर यूजर लॉग इन ना हुआ हुआ हो तो तमाम पेजेस जो उसको नजर आएंगे विजिटर को, उनके लिए मास्टर पेज अलग है। और ऐसा यूजर जो रजिस्टर्ड है और वो लॉगिन हो जाता है, तो लॉगिन होने के बाद जितने भी पेजेस यूजर जो है वो देख सकता है, उन तमाम पेजेस के ऊपर जो मुख्तलिफ चीजें जो परमानेंट नजर आएंगी वो एक अलग मास्टर पेज है। तो जब हम नया पेज बनाने जाते हैं तो सबसे पहले हम ये नाम लिखने के बाद ये ऑप्शन आ रहा है सिलेक्ट मास्टर पेज, इस ऑप्शन को हम सिलेक्ट करते हैं। और एक सेकेंड। और उसको सिलेक्ट करने के बाद हम यहाँ पे ये ऐड पे क्लिक करेंगे। जैसे ही हम ऐड पे क्लिक करेंगे तो वो हमसे फौरन पूछेगा कि ये जो नया पेज आप बना रहे हैं इसका कौन सा मास्टर पेज आपने सिलेक्ट करना है। देखिए अब हमारे पास दो मास्टर पेज हैं जो मैंने बनाए हैं, एक है होम जी डॉट मास्टर, एक है होम ई डॉट मास्टर। अब जो पहले वाला है होम डॉट मास्टर, वो तमाम उन यूजर्स के लिए है जो विजिटर्स हैं, जो रजिस्टर्ड सही। नहीं है। ठीक है, तमाम विजिटर्स के जी लिए होम डॉट मास्टर वाला जो पेज है वो मास्टर पेज शुमार होता है। और ऐसा यूजर जो रजिस्ट्रेशन करवाने के बाद लॉगिन करके हमारी वेबसाइट को इस्तेमाल करेगा, उसके लिए जो मास्टर पेज शुमार होता है वो होम ई डॉट मास्टर, यानी कि ये नीचे वाला शुमार होता है। तो अब हम जो नया पेज बनाने जा रहे हैं, हमने पहले डिसाइड करना है कि ये पेज किस किस यूजर के लिए एक्सेसिबल है। आया ये विजिटर्स के लिए एक्सेसिबल है या ये जो हमारे पास रजिस्टर्ड यूजर है उनके लिए एक्सेसिबल है। तो वो हम सिलेक्ट, अपनी जारी बात है, हमें पता होगा हमारी रिक्वायरमेंट का कि ये पेज हमारा किस लिए इस्तेमाल होना है। लेट्स से ये विजिटर्स के लिए एक्सेसिबल है, तो वो हमने मास्टर पेज का इंतखाब किया और ओके पे क्लिक कर दिया। जैसे मैं ओके पे क्लिक करूंगा ये पेज नया बन जाएगा। फौरन बनने के बाद यहाँ पे ओपन भी हो जाएगा। अभी ओपन होता है तो मैं आपको दिखाता हूँ कि उसमें ऑलरेडी कौन कौन सी चीजें आपको नजर आ रही हैं। देखिए ये पेज ओपन हो गया, ये देखें टेस्ट डॉट ए एक्स पी एक्स इसका नाम भी यहाँ पे आ रहा है लेफ्ट साइड कॉर्नर में। ठीक है, तो अब ये जी पेज जी। ओपन हो गया, इसका ये कोड आपके पास ओपन है, सोर्स कोड। अब इसमें और तो कोई चीज नहीं है, लेकिन अगर इसका डिजाइन हम ओपन करते हैं, लेकिन नीचे से ये सोर्स सिलेक्ट है, अगर हम इसको डिजाइन पे क्लिक करते हैं, यहाँ पे ये जो डिजाइन वाला बटन है, तो फौरन से इस सही। पेज का डिजाइन ओपन होगा। अब जो डिजाइन है इस पेज का, उसमें अगर आप देखें होम, रजिस्ट्रेशन, लॉगिन और एडमिन लॉगिन, ये बटन तो इसके पहले से बने हुए आ रहे हैं, हालांकि मैंने तो ये बटन इस पेज पे नहीं बनाए। तो इसका मतलब ये है कि ये पेज, ये जो आपके पास बटन्स हैं या ये जो चीजें हैं ये मास्टर पेज से होके आ रही हैं, या ये वो चीजें हैं जो सही। मास्टर पेज ने इस पे ऑलरेडी प्लेस कर दी हैं। अगर आप इस डिजाइन के राइट टॉप कॉर्नर में देखें तो होम डॉट मास्टर का नाम भी लिखा हुआ आ रहा है। इसका मतलब ये है कि ये जो ऊपर वाली चीजें हैं ये सारी होम डॉट मास्टर से उठाई जा रही हैं, जबकि जो पेज है जो अभी हमने बनाया है उसका असल काम यहाँ से शुरू होगा। जैसे कि ये अभी आपको जो पिंक पर्पल पिंक कलर की जो नजर आ रही है जी जिसपे जी कंटेंट नजर प्लेस आ रहा होल्डर 1 लिखा हुआ है, ठीक है, इसके अंदर हम जो चाहें जो है वो लिख सकते हैं। ठीक है, वो इस पेज पे हम इस तरह से लिखेंगे, तो जब हम ये पेज लॉन्च करेंगे तो हमें वो लिखा हुआ नजर आ जाएगा। ठीक है, ये भी हम लॉन्च करके चेक भी कर लेंगे। तो ये तरीका कार है नया पेज बनाने का और नया पेज के है। सही। साथ मास्टर पेज को लिंक करने का। इज दैट क्लियर? जी जी क्लियर है। सही हो गया। अच्छा एक मिनट, अब हम ये करते हैं कि हम चलते हैं कि एक पेज के कितने पोर्शंस होते हैं। देखें जब भी हम कोई नया वेब पेज बनाते हैं सो उसके दो पोर्शंस होते हैं। एक उसका होता है डिजाइन या यूजर इंटरफेस वाला पोर्शन, और एक उसका होता है सर्वर एंड कोडिंग या बैक एंड कोडिंग या सी शार्प वाला पोर्शन। ठीक है, तो जो भी पेज होता है उसके दो पोर्शन हैं, वो कहाँ से देखे जा सकते हैं। देखिए कोई भी पेज आपके पास मौजूद है, जैसे कि अभी हमने टेस्ट वाला पेज बनाया, इसी को देख लेते हैं। बल्कि नहीं, हम डिफॉल्ट पेज को देखते हैं जो हमारा मेन पेज है। ये डिफॉल्ट पेज है। अगर आप इस पेज पे सिंगल क्लिक करेंगे तो सिर्फ ये फाइल सिलेक्ट होगी और इसका कोड ओपन होगा जो कि यूजर इंटरफेस का कोड है। याद रखें हर पेज के दो पोर्शन है और दो ही तरह के कोड भी हैं उसमें, हर सही। उसमें पेज में। ठीक है, हर तो पेज अगर की। आपने हर पेज का दो पोर्शन देखने हैं कि कहाँ पे है, तो पेज के बिल्कुल लेफ्ट साइड पे एरो बना रहा है ट्राइंगल, उस पर हम क्लिक करेंगे तो इस पेज का जो दूसरा पोर्शन है वो हमें नजर आ जाएगा, जिसकी जो सही। एक्सटेंशन है वो है डिफॉल्ट डॉट ए एस पी एक्स डॉट सी एस। तो ये जो डॉट सी एस सही। वाली एक्सटेंशन फाइल है ये इसी पेज की सी शार्प वाली कोडिंग की फाइल है। अगर आपने इसको देखना है तो सही। आप इस पर डबल क्लिक करेंगे और हमारे पास जो सी शार्प की कोडिंग है उस पेज की अगर कोई इस्तेमाल हुई भी है तो वो ओपन हो जाएगी। अब देखें जैसे डिफॉल्ट सही। वाला पेज हमारा है, इसमें सी शार्प की कोई कोडिंग इस्तेमाल नहीं हुई, यानी ये पेज टोटली यूजर इंटरफेस या फ्रंट एंड पे बना हुआ है, इसमें सर्वर एंड की या बैक एंड की कोई कोडिंग नहीं है। तो
डिफॉल्ट डॉट ASPX की अगर आपने कोडिंग देखनी है तो फिर आप इसका CS वाला पोर्शन नहीं ओपन करेंगे, बल्कि सिर्फ ASPX वाला जो पोर्शन है, ये डिजाइन वाला जो पोर्शन है, इसको ओपन करेंगे। और इसमें फिर आगे दो हिस्से हैं, एक सोर्स है और एक डिजाइन है। यानी अगर आपने इस पेज को देखना है कि ये पेज नजर कैसा आता है तो डिजाइन पे क्लिक कर लें। डिजाइन पे क्लिक करेंगे तो ये पेज आपको जैसे कि नजर आना चाहिए तकरीबन तकरीबन वैसा यहाँ पे नजर आ जाएगा। आपने वो टर्म तो सुनी होगी विजिवेक वाली, व्हाट यू सी इज व्हाट यू गेट, कंप्यूटर में अक्सर इस्तेमाल होती है। तो यहाँ पे अब हमारे पास देखें ना, ये पेज बिल्कुल वैसा ही है जैसे ब्राउजर में हमें नजर आता है। ठीक है, ये उसी तरह से हमारे पास ये हेडर में पेज लगा हुआ है, और ये इसी तरह से कॉन्टिनेंटल ब्रेकफास्ट, और साथ ये अगर नीचे से स्लाइडर को मूव करें तो इसी तरह से इमेज वगैरह ये सारी चीजें आ रही हैं। अब अगर आपने इसका सोर्स देखना है कि ये जो इमेजेस लगे हुए हैं या ये जो और जो कुछ लिखाई हुई है ये कहाँ पे है, तो ये सोर्स में हम जाएंगे। ये जो नीचे डिजाइन के साथ स्प्लिट और स्प्लिट के साथ सोर्स है। अब यहाँ पे तकरीबन हर चीज जो है वो कमेंटेड है, हर चीज के ऊपर कमेंट मैंने दिया हुआ है कि वो क्या चीज है और कहाँ से शुरू हो रही है। लेकिन इस पेज के बिल्कुल स्टार्ट में जाते हैं, स्टार्ट में जाके हम चेक करते हैं कि हमारे पास कहाँ से ये पेज शुरू हो रहा है। अच्छा, ये पेज शुरू हो रहा है जी यहाँ से। सबसे पहले तो जो पेज शुरू होता है तो उसका मास्टर पेज बताया जाता है। अगर मास्टर पेज ना हो तो यहाँ पे नहीं लिखा हुआ होता, जैसे डिफॉल्ट डॉट ASPX का कोई मास्टर पेज नहीं है। इसके बाद हम जो बताते हैं कि इसका पेज का जो है वो टाइटल क्या होगा, जैसे कि ये लिखा हुआ है टाइटल में रेसिपीज। टाइटल वो चीज होती है जो ब्राउजर में जब आप अपनी वेबसाइट ओपन करते हैं तो जो टैब के ऊपर लिखी हुई आ रही होती है। उसके बाद हमने क्या बताया है कि हम अपनी इस पेज पे जो डिजाइनिंग वाली फाइल्स यूज करेंगे। देखें, हमारे पास जो लैंग्वेजेस इस्तेमाल हुई हैं वो पहले मैं आपको बता दूं, 4 लैंग्वेजेस इस प्रोजेक्ट के अंदर इस्तेमाल हुई हैं। एक आपके पास है इस्तेमाल HTML, फिर आपके पास इस्तेमाल हुई है CSS, फिर आपके पास इस्तेमाल हुई है C#, और फिर आपके पास इस्तेमाल हुई है SQL या स्ट्रक्चर क्यूरी लैंग्वेज। ये 4 जबानें इस्तेमाल हुई हैं। अब 4 जबानों में से हर जबान का काम क्या है? देखिए, जो SQL है उसका काम है सर्वर को डेटाबेस के साथ कनेक्ट करवाना। उसका टोटली बैक एंड पे काम है, सामने सामने उसका कोई काम नहीं होता। दूसरी जबान है PHP वो जबान है जिसमें हम सर्वर की सारी कोडिंग करते हैं। यानी अगर हमें सर्वर से कोई चीज मंगवानी है या वहां पे भेजनी है तो उसके लिए PHP जबान इस्तेमाल होती है। फिर आता है यूजर इंटरफेस, यानी ये डिजाइन। जब आपने डिजाइन बनाना होता है तो उसके लिए हम जो जबान इस्तेमाल करते हैं वो है HTML। लेकिन अब प्रॉब्लम ये है HTML के साथ कि HTML बजाते खुद एक बदसूरत जबान है। यानी उसमें आप कुछ भी लिखो तो वो आपको सही मजे का नजर नहीं आता। जैसे अब ये देखे ना, ऊपर होम, रजिस्ट्रेशन, लॉगिन और एडमिन लॉगिन ये लिखा हुआ है ना। अब ये जो है हमें बड़ा अजीब किस्म का नजर आ रहा है, यानी इसका स्ट्रक्चर हमें वाज़ा मतलब कोई अच्छी खूबसूरत शक्ल नहीं है इसकी। लेकिन जब हम इसको ब्राउजर में लॉन्च करते हैं तब इसकी शक्ल बड़ी अच्छी हो जाती है। तो ये शक्ल अच्छी करने के लिए या ब्यूटिफिकेशन ऑफ वेब पेजेस के लिए या वेबसाइट के लिए जो जबान इस्तेमाल होती है उसको हम कहते हैं CSS, कैस्केडिंग स्टाइल शीट्स। तो कैस्केडिंग स्टाइल शीट्स जो हैं उनके अंदर हम कोड लिखते हैं CSS का, जो कि अप्लाई होता है HTML पे। अब चूंकि टाइम आपके पास काफी सारा कम है, कल आपका वाइवा है, और एक दिन में ये चारों जबानें पूरी तरीके से तैयार करना और ये सारी चीजें वो काफी ज्यादा टफ हो जाएगा आपके लिए। इवन दो मैं अगर आपको अभी सारा ही समझा भी दूं लगातार तो वो कल तक इसकी अल्लाह ना करे खिचड़ी में बन जाए। तो ये मसला भी है। अब यहाँ पे मैं आपको थोड़ा शॉर्ट शॉर्ट लेके चलता हूँ, जहाँ से आपको ना समझ आया आप मुझे बताइएगा। अब ये रिकॉर्डिंग आप कर रहे हैं, रिकॉर्डिंग हो रही है। ये पेज है डिफॉल्ट डॉट ASPX। इस पेज के बिल्कुल स्टार्ट में जाएं। यहाँ पे हमने देखें सबसे पहले HTML फाइल का जिक्र किया कि ये एक HTML का पेज है। उसके बाद हमने बताया कि ये जो तब चलेगा जब जब सर्वर चलेगा। फिर हमने टाइटल बताया सफ़े का कि इस सफ़े का टाइटल क्या होगा। फिर हमने CSS की फाइल्स का लिंक बताया कि हमने जो डिज़ाइनिंग के लिए फाइल्स शामिल करनी है वो कहाँ पड़ी हुई हैं। तो वो हमने बताने के लिए ये लिंक का टैग इस्तेमाल करके और आगे उनको पूरा एड्रेस बताया है कि CSS वाले फोल्डर के अंदर grid.css और इसी तरह से CSS वाले फोल्डर के अंदर style.css ये फाइलें हैं जो इस सफ़े पे इंक्लूड हो जाएंगी। यानी उनका कोड इधर शामिल कर लिया जाएगा बजाय कोड को दोबारा रिपीट करने के। और उसके बाद हमने ये एक और काम भी किया है। कुछ CSS का कोड ऐसा था जो कि बाद में लिखा गया है, जो कि उन फाइल्स में नहीं है, लेकिन इस सफ़े के लिए वो कोड जरूरी था, वो इधर ही हमने लिख दिया। उसके लिए क्या तरीकाकार अपनाया, स्टाइल टैग की मदद से हमने यहाँ पे CSS का कोड लिखना स्टार्ट किया है। और CSS का कोड ही आपके पास नीचे लिखा हुआ आ रहा है। CSS का कोड लिखना बड़ा आसान है। आप यहाँ पे सबसे पहले डॉट लगाते हैं, उसके बाद अपनी मर्जी का नाम लिखते हैं। नाम लिखने के बाद आप लगाते हैं करली ब्रैकेट।
और करली ब्रैकेट लगाने के बाद आप अपनी मर्जी की प्रॉपर्टीज और उनकी वैल्यूज लिखना स्टार्ट करते हैं, जैसे बैकग्राउंड कलर और कॉलन और उसके बाद ये कलर का कोड। ये एक प्रॉपर्टी पूरी हो गई और आखिर में सेमी कॉलन। अब ये CSS का कोड है जो कि सारा इस मेन्यू वाले टैग के अंडर जो है वो काम करेगा। यानी कि अगर ये सारा कोड, ये सारा CSS का डिजाइन अगर हमें किसी चीज पर लगाना है तो उसके लिए हम सिंपली क्या करेंगे, उस चीज को बोलेंगे कि तुम जाके मेन्यू वाला टैग या मेन्यू वाला जो CSS का कोड है वो उठा लो। जैसे ही वो मेन्यू वाले CSS कोड पे पहुंचेगी तो उसको नीचे ये सारा कोड नजर आ जाएगा और ये उस पर इम्प्लीमेंट हो जाएगा। ओके, यहाँ तक समझ आ सही। गया आपको? जी आ गया। ठीक है। अच्छा, अब ये देखिए बहुत सारे आपके पास यहाँ पे टैग्स होंगे आगे CSS के। ये मेन्यू वाला था, फिर उसके बाद ये मेन्यू आइटम वाला है। ये यानी ये अपने खुद ही एक्सप्लेनेशन कर सकते हैं, यानी इसमें जो लिखी हुई चीजें वो सिंपल इंग्लिश में है, जैसे फ्लोट लेफ्ट, कलर वाइट, मार्जिन लेफ्ट 30, मार्जिन टॉप 2 पिक्सल, PX मतलब पिक्सल होता है यानी कि डिजिटल पॉइंट। तो ये चीजें ठीक है। मतलब सेल्फ एक्सप्लेनेटरी हैं, ये इतनी मुश्किल नहीं है। उसके बाद ये मुख्तलिफ CSS की कोडिंग हमारे पास है, इसको हम नीचे करते जाते हैं। उसके बाद ये हमारा स्टाइल खत्म हो गया और हेडर का टैग भी हमारे पास एंड हो गया। अब हमारे पास असल पेज की कोडिंग शुरू हुई है जिसको हम बॉडी टैग कहते हैं। बॉडी टैग के अंदर सबसे पहले हमने एक फॉर्म बनाया हुआ है और ये जो फॉर्म है इसके अंदर हम मल्टीपल चीजें जो है वो रखेंगे। अब फॉर्म क्यों जरूरी होता है? देखें, जब भी जैसे कि अगर हम किसी पोस्ट ऑफिस में कोई चीज पोस्ट करने जाते हैं, यू विल नीड एन एनवेलप। आपको एक एनवेलप चाहिए होता है जिसमें आप कोई चीज डाल के फिर पोस्ट करते हो, तो फॉर्म बेसिकली एनवेलप होता है। ठीक है, इसको आगे हम किस तरह से यूज करेंगे वो एक आगे की बात है, वो हम फिर देख लेंगे। बहरहाल अभी आप ये समझ लें कि ये इनक्लोजिंग एनवेलप है इसका। उसके बाद हमने यहाँ पे सही। डिव का टैग लगाया। व्हाट्स अ डिव टैग? आपको पता है डिव टैग क्या होता है? जी। जी, डिव टैग किसको कहते हैं? नहीं, इसका मालूम आपने वो पढ़ी थी किताब, सॉरी कोर्स आपका था CS101। नहीं। जी जी था उसमें। उसमें ये HTML वाली पूरी लैंग्वेज के बारे में बताया गया था ना। खैर एनीवेज मैं हाँ रिपीट जी, कर देता हूँ। HTML का मुझे पता है, उसमें कोड का पता था कैसे करना है। अब इतने दिन हो गए, काफी हाँ नहीं, वो टाइम हो गया। बात आपकी ठीक है। जो डिव टैग है ना, डिव टैग बेसिकली सही। इस्तेमाल होता है किसी भी सफ़े पे या किसी वेब पेज पे जितना एरिया आपका वर्केबल एरिया है, उस वर्केबल एरिया के अंदर जितनी भी स्पेस आपके पास है उसको वर्चुअली बॉक्सेस में डिवाइड करने के लिए जो हम टैग इस्तेमाल करते हैं वो डिव है। अगर आप बगैर ठीक है। डिव की चीजें लिखना शुरू कर देंगे तो उसका मसला या उसका जो सोल्यूशन, सॉरी उसका जो नतीजा है वो ये निकलेगा कि सारी चीजें सफ़े पे एक कोने में इकट्ठी होती जाएंगी। हमें क्या करना है, ठीक है। हमें एक सफ़े को वर्चुअली, यानी नजर नहीं आते वो बॉक्सेस, इवन दो कि हम उन्हें सामने ला भी सकते हैं लेकिन शुरू में वो नजर नहीं आते। हम एक सफ़े को, उसकी जो वर्केबल स्पेस है उसको हम वर्चुअली अपने हिसाब से खानों में या बॉक्सेस में डिवाइड कर देते हैं ताकि हर चीज सलीके से तरीके से रख सकें। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे आप एक अलमारी बनवाओ और उसमें आप खाने बनवा लो, ताकि हर चीज को एक सही। सलीके और तरीके से आप रख सकें। तो डिव हमने बनाया। अब ये याद रखिएगा कि खानों के अंदर भी खाने होते हैं और उनके अंदर भी खाने बनाए जा सकते हैं और उनके अंदर भी खाने हो सकते हैं। सो आप जो है सही। वो एक डिव के अंदर 5, 10, 15, 20, 100, 1000 डिव्स भी बना सकते हैं। वो डिपेंड करता है कि ठीक आप है। उनको कितनी स्पेस दे रहे हैं। ठीक है, तो डिव्स जो है वो स्पेस बनाने के लिए या वर्चुअल बॉक्स बनाने के लिए या वर्चुअल खाने बनाने के लिए इस्तेमाल होते हैं। हमने एक डिव बनाया जिसकी क्लास हमने रखी पेज, यानी पूरे पेज को पहले हमने एक डिव में डाल दिया, यानी पूरा पेज बताते खुद एक बॉक्स है। उसके अंदर फिर हम आगे से मजीद बॉक्सेस बनाएंगे। उसके बाद हमने हेडर का टैग शुरू किया। हेडर का टैग हमारे पास वो टैग होता है कि जो हमारे पास सबसे ऊपर पेज की जो चीज शो हो रही होती है उसको हम हेडर का टैग कहते हैं। हमारे पेज पे सबसे ऊपर जो चीज शो हो रही है वो है मेन्यू बार। ठीक है, वैसे मेन्यू बार जो है वो हमारे मास्टर पेज पे शो होती है, लेकिन चूंकि इस पेज का मास्टर पेज कोई नहीं है इसीलिए हमने यहाँ पे मेन्यू बार को अलग से शो करवाया है। सो अगर आपको ठीक है। default.aspx में मौजूद मेन्यू बार में किसी भी चीज में चेंज करना है तो आपको यहाँ पे चेंज करना होगा। मैं आपको इसकी एग्जांपल दे देता हूँ। पहले हम इस पेज को रन करते हैं। ठीक है।
कल आपका वाइवा कितने बजे है? 9 बजे है सुबह। सुबह 9 बजे? जी। ओ, अच्छा। अच्छा, ये अब हमारे पास डिफॉल्ट ASPX वाला पेज ओपन है। अब इसमें देखें, यहाँ पे जो मेन्यू बार ऊपर आपको नजर आ रही है, जिसपे ये होम, रजिस्ट्रेशन, लॉगिन, एडमिन लॉगिन, इतने सारे बटन है। और जैसे ही मैं इन पे माउस लेके जाता हूँ, इन पे हवर करता हूँ, यानी सिर्फ पॉइंटर लेके जाने को हवर करना कहते हैं। जैसे मैं इन पे हवर करता हूँ तो इनका कलर भी चेंज हो रहा है, तो ये भी CSS की वजह से है। HTML के अंदर ऐसी कोई फंक्शनैलिटी नहीं होती। सो अगर अब आपको बोला जाता है कि डिफॉल्ट डॉट ASPX यानी इस पेज पे आप इस कोड में चेंज करें, लाइक आपको बोला जाता है जहाँ पे एडमिन लॉगिन लिखा हुआ आ रहा है, इसकी जगह पे सिर्फ एडमिन लिखा हुआ आ जाए या कुछ भी लिखा हुआ आ जाए, तो आपने क्या करना है, ये कोड ओपन करना है सही। और यस। यहाँ पे ढूंढना है कि एडमिन लॉगिन कहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, ये देखिए एडमिन लॉगिन जो सही। ब्लैक कलर में लिखा हुआ है। अब अगर आपको वो सही। कहता है कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे सिर्फ एडमिन लॉगिन या एडमिन डैशबोर्ड लिखा हुआ आ जाए, तो यहाँ पे हम डैशबोर्ड लिखेंगे और इसको हम सेव करेंगे कंट्रोल S के साथ। कंट्रोल दबा के S दबाएंगे, ये सेव हो जाएगा। उसके बाद हम दोबारा सही। अपने ब्राउजर को ओपन करेंगे जहाँ पे कोड हमारा चल रहा है, रनिंग स्टेट में है। यहाँ पे इस पेज को हम रिफ्रेश करेंगे। जैसे हम इसको रिफ्रेश करेंगे तो हमारे पास ये जो जहाँ पे हमने चेंजेस किए हैं वो तमाम चेंजेस हमारे पास यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो जाएंगी। अब ये रिफ्रेश हो गए सही। तो फिर आपको नजर आ जाएगा। और इसमें पासवर्ड एडमिन लॉगिन वाले में नहीं लग रहा था, यूजर से मैंने किया था रेसिपीज को। चले मैं वो भी चेक करवा देता हूँ, एक मिनट। अब ये देखें, सिर्फ रिफ्रेश होने के लिए ये कितना टाइम ले रहा है। मुझे सबसे ज्यादा इस चीज का डर लगा हुआ है कि आपका सुपरवाइजर इस पे हाइपर ना हो जाए। चले फिर नहीं। ठीक है, एडमिन ठीक है। डैशबोर्ड अब वहां पे लिखा हुआ आ गया। लेकिन अब चूंकि बटन का साइज छोटा है और टेक्स्ट बड़ा हो गया है, तो उसके लिए फिर अब हमें ये करना पड़ेगा कि बटन का साइज भी जाके चेंज करना पड़ेगा, जो कि एक थोड़ा सा अलग प्रोसीजर है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो इस तरह से जो है वो हम चेंजेस कर सकते हैं। सही। अच्छा, ये हो गया हमारा हेडर। ये सबसे पहले जो है वो हमारे पास हेडर लगा हुआ है। एक मिनट। अच्छा, इसके बाद हम जो है वो ये हमारे पास सारे मेन्यू बार लगे हुए हैं। अच्छा, ये मेन्यू बनाने के लिए या ये जो हेडर है इसको बनाने के लिए हमने UL का इस्तेमाल किया है, जिसको हम अनऑर्डर्ड लिस्ट कहते हैं। ये UL का टैग आप देख लें, यहाँ पे लगा हुआ है लाइन नंबर 102 पे। UL का टैग बेसिकली किसी भी लिस्ट को शो कराने के लिए होता है HTML के अंदर। दो तरह की लिस्ट होती हैं, OL एंड UL। OL स्टैंड्स फॉर ऑर्डर्ड लिस्ट, UL स्टैंड्स फॉर अनऑर्डर्ड लिस्ट। अनऑर्डर्ड लिस्ट में कोई तरतीब नहीं होती, कोई नंबरिंग नहीं होती, जितने भी आइटम्स होते हैं। सही। और लिस्ट के अंदर आइटम्स को शो करने के लिए जो टैग लगाया जाता है वो है LI, लिस्ट आइटम्स। तो ये हमारे पास ठीक। टैग लगे हुए हैं और उनके अंदर ये बटन्स हैं। इस तरह से सारे बटन्स बनाने के लिए जो टैग इस्तेमाल हुआ है वो है एंकर टैग। ए एंकर टैग स्टैंड्स फॉर, सॉरी, एंकर टैग की डेफिनेशन क्या है? एंकर टैग आपको एक पेज से दूसरे पेज पे लेके जाने के लिए गेटवे प्रोवाइड करता है या आपको हाइपर लिंक प्रोवाइड करता है। अच्छा, उसके सही। बाद ये डिव हमारा क्लोज हुआ, फिर ऊपर वाला डिव क्लोज हुआ, फिर हमारे पास हेडर क्लोज हुआ। अब हमारे पास मेन बॉडी शुरू हो गई है। देखें, इसके ऊपर ग्रीन कलर में कंटेंट भी लिखा हुआ आ रहा है, यानी कि अब हमारे पास इस सही। पेज का असल मवाद शुरू हो गया। इसमें हमने ये सेक्शन बनाया। सेक्शन भी इज जस्ट काइंड ऑफ अ डिव, ये भी एक डिव की किस्म है। इसको हमने क्लास असाइन की है वेल की। अच्छा, किसी भी चीज पर CSS का कोड लगाने का तरीका कार क्या होता है? जब भी आप कोई HTML का टैग बनाते हैं और आपने उस पर CSS की कोई डिजाइनिंग अप्लाई करनी है, तो पहले हम काम ये करेंगे कि CSS में जाके डिजाइन बना लेते हैं। डिजाइन बनाने के बाद वो जो मैंने आपको तरीका बताया, डॉट लिखना है, जी। नाम अपनी मर्जी का देना है, करली ब्रैकेट्स लगानी है और उसके नीचे प्रॉपर्टी, कॉलन, वैल्यू और सेमी कॉलन,
ये सारे काम, ये सारे चीजें लिखने के बाद उसको करली ब्रैकेट के साथ क्लोज करना है, तो CSS का कोड वहां पे लिखा जाएगा। जब उसको अप्लाई करने का टाइम आता है तो जिधर भी उसको अप्लाई करना है, पहले हम लिखते हैं क्लास, फिर लिखते हैं इक्वल का साइन, फिर डबल कोटेशन के अंदर हम वो नाम लिखते हैं जो कि हमने डॉट के बाद लिखा था, तो वो सारा डिजाइन सही। ऑटोमेटिकली इस पे अप्लाई हो जाता है। ओके, ठीक है। सही। उसके बाद हमने यहाँ पे सही। डिव बनाया। अब देखें, डिव को हमने क्लास असाइन की हुई है, कंटेनर, ये भी एक क्लास है, ठीक है। उसके बाद हमने यहाँ पे एक इमेज लगाया है, जो कि आपको नजर आ रहा होगा, ये जो हमारा मेन पेज है default.aspx वाला, ये जो आपको मेन सब सही। इमेज नजर कुकिंग आ रहा है रेसिपी जिसपे है। बड़ा बड़ा कुकिंग रेसिपीज लिखा हुआ है, ये वाला इमेज ठीक। लगाने के लिए हमारे पास ये वाला कोड है, ASP इमेज। ASP स्टैंड फॉर ASP.NET वाला टैग है ये। और इमेज आईडी इसकी image1 है, रन एट सर्वर यानी सर्वर पे चलेगा, और इमेज URL यानी कहाँ से तस्वीर उठानी है, ये टिल्डा का साइन है। इस टिल्डा के साइन का मतलब ये है कि जो भी प्रोजेक्ट की डायरेक्टरी है, यानी हमारा प्रोजेक्ट का जो फोल्डर है, उस फोल्डर के अंदर, इमेजेस फोल्डर के अंदर back1.jpg नामी फाइल है, वो उठा के लगा दो। वो लग गया। उसके बाद हमने क्या सही। किया, उसके बाद हमने, ये इतनी सारी स्पेस पता नहीं कहाँ से आ गई है, ये मैं डिलीट कर दूं। ओके, उसके बाद हमने एक टेबल बनाया। टेबल का स्टाइल हमने उसे यहाँ पे बता दिया। CSS किसी भी चीज पर अप्लाई करने के दो तरीके, बल्कि तीन तरीके हैं। पहला तरीका, आप एक अलग फाइल बनाओ, उसके अंदर CSS का कोड लिखो, और उस फाइल को जिस सफे पे भी अप्लाई करना है पहले उसका लिंक डालो, और फिर उसका कोड किसी भी जगह पे अप्लाई कर दो। पहला तरीका। दूसरा तरीका, आपने जिस जगह पे CSS का कोड अप्लाई करना है, पेज के शुरू में सारी CSS की कोडिंग लिख दो, और फिर जिधर नीचे अप्लाई करना है वहां पे उसका नाम कॉल कर लो, जैसे कि हमारे इस सफे के बिल्कुल ऊपर CSS का कोड लिखा हुआ था जो अभी आपको मैंने दिखाया है। तीसरा तरीका क्या जी। है, जिस जगह पे भी CSS का कोड लगाना है डायरेक्टली उधर ही लगा दो। जैसे ये टेबल जी। है, टेबल के बाद CSS का कोड लगाना था, यहाँ पे डायरेक्टली लिख दिया स्टाइल इज इक्वल टू, आगे CSS का कोड शुरू हुआ है, तो इसको कहते हैं इन लाइन CSS, इन लाइन CSS। तो ये हमारे पास है स्टाइल इज इक्वल टू डबल कोटेशन, फिर हम उसे CSS की सारी चीजें बता रहे हैं। क्या क्या बताया हमने, मार्जिन लेफ्ट 150 पिक्सल, मार्जिन राइट 150 पिक्सल, यानी दोनों साइडों से हाशिया छोड़ दो 150 पिक्सल का। फिर उसके बाद हमने इस टेबल के अंदर टेबल हेडर के नाम से, यानी कि इस टैग की मदद से, TH टैग की मदद से, टेबल के अंदर सबसे पहली जो ऊपर वाली रो बनती है उसको हम टेबल हेडर कहते हैं, वो हमने बनाई। टेबल हेडर रो जो है उसके अंदर हमने लिखा रेसिपीज कैटेगरीज, जो कि आपको यहाँ पे नजर आ रहा होगा, सही नजर आ रहा ये रेसिपी कैटेगरीज, ठीक है, ये है। सबसे पहली रो है। उसके बाद हमने क्या किया, नीचे रोज में दो दो सेल्स बनाए, यानी हर रो के अंदर दो हमने खाने बनाए। एक खाने में हमने नाम लिखा, दूसरे में तस्वीर लगाई, फिर अगली रो पे आ गए, सही। फिर हमने नाम लिखा, फिर हमने तस्वीर लगाई, फिर हम अगली रो पे आ गए। इसी तरह से हमने 3 रोज बनाई हैं। हर रो को बनाने के लिए जो टैग इस्तेमाल होता है वो है TR, जो कि ये लगा हुआ है, लाइन नंबर 138। और हर रो के अंदर खाने बनाने के लिए जो टैग इस्तेमाल होता है वो होता है TD, ठीक है। तो TD हमने जी। लगा के खाने बना लिया। अब उसके अंदर हमने स्टाइलिंग भी दी हुई है जो कि इनलाइन स्टाइलिंग है। किसी जगह पे हमने इनलाइन स्टाइलिंग दी है, किसी जगह पे हमने क्लास को कॉल किया, तो वो डिपेंड करता है कि हम क्या करना चाह सही। रहे थे। उसके बाद हमने देखें जहाँ पे सही। इमेज लगाया है, मिसाल कॉन्टिनेंटल और ब्रेकफास्ट, ये वाली जो कैटेगरी है, इसका इमेज लगा हुआ है, इससे अगले खाने में इसकी तस्वीर है। अब तस्वीर से पहले, इमेज से पहले हमने लिंक भी लगाया हुआ है, एंकर टैग, यानी तस्वीर पे क्लिक होगा तो सही। इस लिंक पे भी क्लिक होगा, जब इस लिंक पे क्लिक होगा तो हम किधर चले जाएंगे, उसका पता ही हमें बता रहा है। ये हमें कह रहा है कि अगर इस तस्वीर पे क्लिक हुआ तो product.aspx पे आप जाओगे, और क्वेश्चन मार्क का होता है कि साथ सामान क्या लेके जाओगे, सामान के तौर पे हम आईडी लेके जाएंगे, और सामान की वैल्यू क्या सही। होगी, 1। यानी हम प्रोडक्ट ठीक। डॉट ASPX पे जाएंगे, आईडी साथ लेके जाएंगे, और आईडी हमारी 1 होगी। एक का मतलब है कि हम पहली चीज पे क्लिक कर रहे हैं। इसी तरह से नीचे जो आपके पास सही। एशियन और लग्जोरियस वाली ब्रांड है, उसमें जो आईडी है वो 2 होगी, और इसी तरह से जो चटपटा है उसमें आईडी आपके पास 3 है। ठीक। सही ठीक। है, 1 मिनट। जी सही। अच्छा, तो ये हमने इसी तरह से 3 जो है वो बनाए रोज, हर रोज में 2 खाने, और इस तरह से, और दैट्स इट, हमारा डिफॉल्ट डॉट ASPX का कोड एंड हो गया। इसके बाद और कोई सही। चीज नहीं है, ठीक है जी। तो ये एक सफ़े का कोड था। इसी तरह से अब ये हम सोल्यूशन एक्सप्लोरर को दोबारा ओपन करते हैं, ये राइट साइड पे लिखा हुआ आ रहा है, इसको हम ओपन करेंगे, सारी कोडिंग सामने आ जाएगी।
इसी तरह से सारे पेजेस हैं। अब ये पेजेस बाकी सारे जितने भी पेजेस हैं, की कोडिंग ऐसे ही कोडिंग आपने इसी नजर तरह से आती देख है। लेनी है। एग्जैक्टली ठीक है, ठीक है, कोडिंग आपने खुद सही। देख लेनी है। मैं एक आधे पेज की वो आपको और दिखा देता हूँ। जैसे ये प्रोडक्ट डॉट ASPX है, इसकी कोडिंग मैं आपको दिखा देता हूँ जो HTML वाली है। ठीक है, ये देखें पेज शुरू है, ये इसकी मास्टर फाइल भी इंक्लूडेड है बीच में, मतलब इसमें अलग से मेन्यू बार का या हेडर का जिक्र नहीं होगा। उसके बाद हमने ये ठीक है, पेज को शुरू किया, फिर हमने ये CSS का स्टाइल सारा जो मतलब दिया हुआ है वो दिया। फिर हमने एक टेबल बनाया, टेबल के अंदर जो है वो इसी तरह से हमने जो है वो और चीज़ बनाई। लेकिन अब यहाँ पे कॉम्प्लिकेशंस हैं, थोड़ी सी कॉम्प्लिकेशंस यहाँ पे ये है कि हमने यहाँ पे नई चीज़ इस्तेमाल की है जो कि है डेटा लिस्ट। अब डेटा लिस्ट क्या चीज़ है? एक होती है स्टैटिक लिस्ट, एक होती है डायनामिक लिस्ट। तो स्टैटिक और डायनामिक लिस्ट में क्या फ़र्क है? स्टैटिक लिस्ट वो होती है जिसके कंटेंट्स या जिसकी चीज़ें या जिसके आइटम्स चेंज नहीं होते। जैसे कि हमने वो पहले लिस्ट बनाई है जिसके अंदर सही। हमने जो है वो 3 कैटेगरीज लिखी थी, ब्रेकफास्ट, एशियन और चटपटा, वो चेंज नहीं होनी, वो पक्की है। ठीक, तो ऐसी लिस्ट सही। जो स्टैटिक होती है उसके लिए हमें सिंपल UL टैग लगा के हम लिस्ट बना सकते हैं। लेकिन जब हमने लिस्ट उन चीज़ों की बनानी हो जो हमारे पास अभी नहीं है बल्कि वो डेटाबेस से आनी है, तो ऐसी चीज़ों की लिस्ट बनाने के लिए जो टैग इस्तेमाल किया जाता है वो होता है डेटा लिस्ट, क्योंकि ये आम लिस्ट नहीं है। सही। इसने डेटाबेस से डेटा लेके फिर लिस्ट बनानी है, तो हमें नहीं पता कि डेटाबेस में कितने आइटम्स हैं, कितनी चीज़ें हैं, उनकी क्या क्या चीज़ें हमने यहाँ पे लिखनी है, तो हम इसलिए डेटा लिस्ट का इस्तेमाल करते हैं। डेटा लिस्ट में क्या होता है, यहाँ पे हमें बताना पड़ता है कि डेटा लिस्ट जो है जब वो चलेगी तो कमांड कौन सी उसके बदले में चलनी चाहिए, डेटा लिस्ट जो है उसमें कॉलम्स कितने होने चाहिए, डेटा लिस्ट जो है वो उसकी डायरेक्शन कौन सी होनी चाहिए, यानी कि वो लेफ्ट टू राइट लिस्ट बनाए या अप टू डाउन लिस्ट बनाए। ठीक है, आप समझ रही हैं बात को? जी, जी। सही है। तो यहाँ पे अब हमने ये देखें डेटा लिस्ट बनाई, इसको हमने बोला रिपीट कॉलम्स इक्वल्स टू 3, यानी कि 3 3 की तरतीब में तुमने आइटम्स की लिस्ट बनानी है। और उसको हमने रिपीट डायरेक्शन बता दिया हॉरिजॉन्टल, यानी कि लेफ्ट से लेकर राइट तक तुमने लिस्ट बनानी है। तो ये क्या करेगी सही। लिस्ट, लेफ्ट से शुरू होगी, 1 2 3 आइटम बना लिए, इसका रिपीट कॉलम इज इक्वल टू 3 वाला फंक्शन पूरा हुआ, ये नए कॉलम पे आ गई, यानी कि फिर नीचे आ गई। फिर 3 आइटम इसने प्रिंट करवाए, फिर नीचे आ गए, फिर 3 आइटम प्रिंट करवाए। इसने तब तक आइटम्स प्रिंट कराने हैं जब तक डेटाबेस में आइटम्स मौजूद है। क्लियर? जी, जी। अच्छा, इसके बाद हमने क्या किया, इस लिस्ट के अंदर फिर हमने टेबल बनाया, क्योंकि लिस्ट की जो आइटम्स हैं उनको शो करवाने का भी अपना एक तरीका कार होता है। आप सादा तरीके से भी शो करवा सकते हैं, चाहे तो उनको टेबल में रख के शो करवा दें, चाहे तो उनको आप UL में रख के शो करवा दें, या जैसे भी शो करवा दें। तो टेबल हमने बनाया उसी तरह से TR TD, यानी कि टेबल रो और टेबल डेटा के हिसाब से हमने रोज और कॉलम्स बनाए। और उसके अंदर फिर हमने मल्टीपल एलिमेंट्स रखे। अब जैसे सबसे पहला एलिमेंट मैंने रखा है लेबल, लाइन नंबर 58 पे ASP लेबल, जी, जी। ID है लेबल 1, रन एट सर्वर, यानी जब भी सर्वर चलेगा तो ये भी चलेगा। और टेक्स्ट, इसके ऊपर लिखना क्या है, असल मेन चीज ये है। तो हम कह रहे हैं ठीक। कि जो लेबल आपके पास है, हाँ, तो उसमें हमारे पास ये जो टेक्स्ट है वो कहाँ से आएगा। तो हम इसे ये बता रहे हैं कि टेक्स्ट तुमने लेना है, आगे हमने यहाँ पे कमांड दी हुई है, लेस देन का साइन, परसेंटेज का साइन और हैश का साइन। और फिर हम इसे बता रहे हैं ई वैल्यू, और आगे हमने सिंपल ब्रैकेट्स या पैरेंथेसिस में डबल कोटेशंस के अंदर लिखा हुआ है पी नेम। इसका मतलब यह है कि डेटा लिस्ट जब भी बनेगी तो इसने ई वैल्यू लेनी है। ई वैल्यू कहाँ से लेगी वो मैं आपको फिर बताता हूँ। ई वैल्यू लेनी है और ई वैल्यू में से भी कौन सी वैल्यू उठानी है, जिसका नाम पी नेम होगा। इसी तरह से फिर हमने नीचे सही। एक और लेबल बनाया, उसको हमने बोला कि तुमने भी ई वैल्यू उठानी है, लेकिन तुमने वो वाली ई वैल्यू उठानी है जिसका नाम डिटेल होगा। उसके बाद हमने डिटेल। नीचे इमेज ठीक। बनाया, इमेज को हमने बोला कि तुमने वो वाली ई वैल्यू उठानी है जिसकी जो वैल्यू है वो इमेज की होगी। और इसके बाद हमने नीचे एक बटन बनाया, और लाइन नंबर 63 के बिल्कुल आखिर में हमने ये भी लिखा हुआ है कि बटन बनाया जो है उसको जब भी क्लिक होगा तो क्लिक करते हुए उसने कौन सी वैल्यू पे अमल करना है, PID वाली वैल्यू पे। और इस तरह से हमारी ये जो सही। डेटा लिस्ट है ये कंप्लीट हो गई है। और नीचे उसके बाद हमने क्या किया है, ये कुछ हमने चीजें और भी लगाई हैं, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। दैट्स इट, नीचे कुछ भी नहीं है, नीचे हमने खाली रोज और खाली सेल्स बनाए हुए हैं टू जस्ट फिल अप द स्पेस, ताकि हमें थोड़ी सी स्पेस मिल सही। जाए अगले आइटम्स पर। तो दैट्स इट, हमारे पास अब इस पेज पे ही जो है वो कोड है, बाकी नीचे और कोई कोड हमारे पास इसका नहीं है। तो ये हमारे पास डेटा लिस्ट खत्म हो गई। अब ये डेटा लिस्ट चलेगी कैसे, द मेन थिंग इज इसको वर्क करवाने के लिए हमने क्या किया। देखिए डेटा लिस्ट जो है इसके अगर आप टैग्स में देखें तो इसको आपको एक चीज नजर आएगी, ऑन आइटम कमांड डेटा लिस्ट 1 अंडरस्कोर आइटम कमांड, यानी कि जब भी
हमारे पास इन आइटम्स में से, यानी इस डेटा लिस्ट में जितने भी आइटम्स जब बन जाएंगे, उनको जब भी सही। उस पर कोई कमांड की जाएगी, उस पर क्लिक किया जाएगा, तो क्या होगा, उस पर जब क्लिक किया जाएगा तो ये फंक्शन चलेगा, डेटा लिस्ट वन आइटम कमांड। अब सवाल ये कि ये फंक्शन किधर है। अब ये फंक्शन चूंकि HTML के अंदर फंक्शंस वगैरह और ये सारी चीजें नहीं होती हैं, तो अब हमें इस पेज का C# वाला कोड ओपन करना पड़ेगा। ये हमने सोल्यूशन एक्सप्लोरर ओपन किया और यहाँ सही। पे हमने ये इसका C# वाला तो कोड जो ओपन सेकंड किया। पोर्शन। एग्जैक्टली एग्जैक्टली वो हमने ओपन किया। अब ठीक। यहाँ पे ये हमारे पास कोडिंग आ गई, ठीक है। सही। अब ये देखें यहाँ पे ऊपर तो क्या हो रहा है, वो तो चलें बाद की बात है, वो हम बाद में देख लेते हैं। यहाँ पे हम ये सबसे पहले कह रहे हैं कि जब पेज लोड होगा, देखिए ना ये पेज लोड फंक्शन है 12 नंबर लाइन पे, जब भी पेज लोड होगा उसके बाद हमने इफ कंडीशन लगाई है, इफ पेज इज पोस्ट बैक इज इक्वल टू फॉल्स। इस पूरी लाइन का मतलब यह है कि अगर आपका पेज मैनुअली रिफ्रेश नहीं हुआ तो, यानी आप कहीं और से आ रहे हैं तो तब, ऐसा नहीं है कि आप इसी पेज के अंदर खुद से कोई तकरीबकारियां कर रहे हैं। इस पूरी लाइन का ठीक। 14 नंबर लाइन का मतलब यह है कि अगर आप कहीं और से आ रहे हैं, किसी और पेज से आ रहे हैं, दैट्स इट। तो अगर आप किसी और पेज से आ रहे हैं तो सबसे पहले हम क्या चेक करेंगे, आपको याद होगा मैंने आपको बताया था default.aspx पे 3 तस्वीरें हैं, हर तस्वीर के साथ एंकर टैग है, और एंकर टैग में हमने सही। ये लिखा हुआ है कि product.aspx पे चले जाओ, और आपको ये भी बताया था कि आगे क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है जिसमें हमने ये बोला है कि साथ सामान लेके जाओ, और सामान में हमने उसे क्या दिया आईडी। था, आईडी दी थी। आईडी दी थी, बिल्कुल सही। हमने उसे आईडी दी थी और आईडी की वैल्यू भी दी थी। तो हमने सही। अब वो जो सामान साथ दिया था ना, अब हम इस पेज पे आ गए, अब हम डी प्रोडक्ट पेज पे आ गए हैं, हमारे पास वो सामान आ गया। तो हमने अब चेक करना है, हम क्या करेंगे, रिक्वेस्ट करेंगे क्यूरी स्ट्रिंग में से। क्यूरी स्ट्रिंग का मतलब है ऊपर आने वाला जो पता होता है यूआरएल बार में, उसमें से हम चेक ठीक। करेंगे कि आईडी नाम का कोई सामान आया हुआ है। तो अगर तो सामान आया हुआ हुआ, उसकी जो भी वैल्यू होगी उसको हम स्ट्रिंग में कन्वर्ट करके और IDD नामी वेरिएबल के अंदर स्टोर कर देंगे। क्लियर। सही। जी जी। अब हमारे पास वो वैल्यू स्टोर हो गई है, चाहे जो भी वैल्यू आई हो, एक दो तीन, दोनों तीनों में से कोई भी हो। उसके बाद हमने फिर इफ कंडीशन लगाई, इफ अगर IDD बराबर है 1 के। डबल इक्वल टू का साइन तब लगाते हैं जब हमने कंपैरिजन करना हो, सिंगल इक्वल टू का सही। साइन होता है आपके असाइनमेंट ऑपरेटर के लिए। वैल्यू असाइन करनी होती है। एग्जैक्टली ठीक। असाइनमेंट ऑपरेटर है। तो हमने यहाँ पे सही। कंपैरिजन ऑपरेटर लगाया है, तो हम चेक कर रहे हैं इफ IDD इज इक्वल टू 1, अगर वो 1 की इक्वल है तो फिर क्या करो। फिर हमने बोला है PDT नामी एक वेरिएबल है जिसका जो मुखफ़फ़ है वो है प्रोडक्ट डेटा टेबल। तो हम प्रोडक्ट डेटा टेबल को बोल रहे हैं कि प्रोडक्ट एडाप्टर को बोलो कि कैटेगरी के नाम के हिसाब से जो कॉन्टिनेंटल वाली चीजें हैं उन सब को सिलेक्ट करके ला के प्रोडक्ट डेटा टेबल में रख दे। फिर उसके बाद जो हमने डेटा सही। लिस्ट बनाई हुई है जिसका सारा कोड अभी हमने पढ़ा है, जिसमें वो हमने ई वैल्यू वाला सारा चक्कर जी पढ़ा जी। था। डेटा लिस्ट वन को हम कह रहे हैं कि तुमने डेटा सोर्स, तुमने डेटा कहाँ से उठाना है, PDT से उठाना है। यानी पहले सही। हमने डेटा मंगवाया, PDT में रखा। अब हम डेटा लिस्ट वन को बोल रहे हैं तुम डेटा कहाँ से उठाओ, PDT से उठाओ। और पीडीटी। फिर हम डेटा ठीक लिस्ट है। वन को बोल रहे हैं कि तुम खुद को बाइंड कर लो उस डेटा के साथ, यानी कि वो 3 3 सही। की तरतीब में उसको प्रिंट करते जाओ। तो इस तरह से सही। हमारा जो C# वाला कोड है वो डेटाबेस से डेटा मंगवाएगा, उस उस तरतीब से मंगवाएगा जो तरतीब या जो डेटा या जो वैल्यू हमें ऊपर सामान की मद में या आईडी की मद में हमें वसूल हुई है। अगर तो आईडी के साथ वैल्यू 1 आई थी तो कॉन्टिनेंटल वाली तमाम डिशेस लोड हो जाएंगी। अगर वैल्यू के साथ सही। आईडी के साथ 2 आया था तो ये देख लें नीचे लाइन नंबर 24 25 पे नेक्स्ट लिखा वाला हुआ है ओपन हो एशियन। जाएगा। यस और फिर एग्जैक्टली। तीसरा। और फिर ठीक तीसरा, ठीक। तो तीनों में से जो भी वैल्यू आई वो उस हिसाब से सामान या उस हिसाब से प्रोडक्ट्स जो है वो लोड हो जाएंगी। अब सवाल ये बनता है सही। कि ये जो PDT है और P एडाप्टर है और सिलेक्ट बाय C नेम है, ये क्या चीजें हैं। दैट इज द SQL पार्ट। अब हम SQL की तरफ आ रहे हैं कि SQL जो है वो सही। किस तरह से काम कर रही है। देखें, जब भी हमने डेटाबेस के साथ कम्युनिकेशन करनी होती है तो उसका तरीकाकार ये होता है कि दरमियानी हमें कोई दरमियाना एजेंट चाहिए होता है। मींस यू कैन नॉट कम्युनिकेट डायरेक्टली टुवर्ड्स द डेटाबेस ऑन योर ओन। उसके लिए हमें कोई ना जैसे कोई, आपने उस दिन एग्जैक्टली पेज उस पे दिन आपको बताया मैंने था। बताया था। तो अब सही। हमें यहाँ पे भी एजेंट चाहिए। तो एजेंट जो है उसको हम क्या कहते हैं, यहाँ पे जो टेक्निकल वर्ड है वो होता है आपके पास डेटा सेट। हम एक डेटा सेट बनाते हैं। यू मीन आप तो मैथ्स पढ़ाती हैं, आपको तो सेट्स का ज्यादा अच्छा कॉन्सेप्ट पता होगा जी जी। कि सेट बिल्कुल इज अ कंसेप्ट। कलेक्शन ऑफ द सेम टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट्स, चाहे वो ABC के यस। हों, चाहे वो 1 2 3 के हों, चाहे वो कुछ भी हो, एनिमल्स सही। के नेम हो, कुछ भी हो। जब तक आप सेम कैटेगरी में रहते हो यू हैव द सेम डेटा सेट। लाइक इफ आई कैन आस्क, सही। मैं आपसे ये पूछूं कि
प्लीज नेम सम ऑफ द डेटा सेट्स व्हिच इंक्लूड्स ओनली द नेम ऑफ मैरीन एनिमल्स। तो आप मुझे बताओगे हो कि जी फिश, टर्टल, शार्क, वेल वगैरह वगैरह, ये सारी इसी कैटेगरी से रिलेट कर रहे एग्जैक्टली कैटेगरी। तो हम कैटेगरी वाइज चलते हैं। तो हम यहाँ पे भी क्या कर रहे हैं, हो। जब हमने डेटाबेस के साथ कम्युनिकेट करना है तो हम वहाँ पे अपने एक डेटा सेट को लेके चलेंगे। मिसाल, अगर हमें प्रोडक्ट्स चाहिए या अगर हमें रेसिपीज चाहिए तो हम सिर्फ एक ही टेबल के साथ रब्ता रखेंगे जिसका नाम है सही प्रोडक्ट्स। अगर मुझे यूजर की सही। डिटेल चाहिए, मुझे यूजर का डेटा सेट चाहिए, तो मैं सिर्फ यूजर वाले टेबल के साथ रब्ता रखूंगा। अगर मुझे ठीक है, समझ गई। फीडबैक वाले फीडबैक्स चाहिए तो मैं सिर्फ फीडबैक वाले डेटा सेट के साथ रब्ता रखूंगा, मुझे बाकियों की जरूरत नहीं है। सही। ठीक है। और ठीक लेट्स से इन केस अगर मुझे मल्टीपल चीजें चाहिए, मुझे फीडबैक भी चाहिए, मुझे यूजर्स भी चाहिए, मुझे प्रोडक्ट्स भी चाहिए, तो फिर मैं एक ऐसा डेटा सेट बनाऊंगा जिसमें ये सारी चीजें आती हूँ। फिर मुझे डेटा सेट ही अलग बनाना पड़ेगा। सो इन ईच सही केस मुझे हर चीज के लिए अलग डेटाबेस अलग डेटा सेट चाहिए। तो डेटा सेट कैसे बनता है, अब वो प्रोसीजर आपको मैं दिखा देता हूँ। ये सोल्यूशन ठीक एक्सप्लोरर में हम गए, यानी कि ये ओपन ही होगा वैसे तो आपके पास। ये हमारा सही वेबसाइट का नाम है रेसिपी सिस्टम। इस पर हमने किया राइट क्लिक, बल्कि नहीं सॉरी, इस पे राइट क्लिक नहीं करना। हमने डेटा सेट सारे एक अलग फोल्डर में रखे हुए हैं। तो अच्छी प्रैक्टिस ये होती है कि जो चीज़ पहले जिधर पड़ी हुई है सारी चीज़ें बाकी उस हिसाब से उसकी जैसी चीज़ें उसके साथ ही हों। तो डेटा सेट हमारा जितना भी है ना सारा, ये याद रखिएगा ऐप कोड में पड़ा हुआ है। ये ऐप कोड वाला फोल्डर ओपन ऐप होगा, फॉर्म में। ये सारे डेटा सेट पड़े हुए ठीक हैं। जैसे कि सही डी एस ऑर्डर यानी डेटा सेट ऑर्डर, डी एस पेमेंट डेटा सेट पेमेंट के हिसाब से, डेटा सेट प्रोडक्ट, सही। डेटा सेट रिव्यू, डेटा सेट यूजर, और ये आपके यूजर डेटाबेस का बैकअप भी पड़ा हुआ है। इन केस अगर आपका सही डेटाबेस उड़ जाता है तो बैकअप भी आप रिस्टोर कर सकते हैं। सही अब डेटा सेट बनाते कैसे हैं, तो उसका तरीकाकार ये है कि जिस फोल्डर में आपने डेटा सेट बना के रखना है, राइट क्लिक करें उस फोल्डर पे, और यहाँ पे ऐड का ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पे ऐड न्यू आइटम का आगे ऑप्शन आएगा, या ये क्या, सॉरी, हाँ, प्रोजेक्ट आपका रनिंग स्टेट में है ना, इसको पहले आपको क्लोज करना पड़ेगा क्योंकि रनिंग स्टेट में आप नई चीज नहीं ऐड कर सकते। इसको हमने क्लोज सही किया। फिर आप ऐप कोड पे जाएंगे, इसको हम ऐड पे क्लिक करेंगे, सॉरी ऐड पे सिर्फ माउस हवर करेंगे, ये ऐड न्यू आइटम का आपके पास ऑप्शन आ रहा है, ऐड न्यू आइटम पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे हमारे पास ये आ रहा है ऑप्शन डेटा सेट का चौथे नंबर पे। डेटा सेट पे हमने क्लिक सही किया और यहाँ पे हमने इसको नाम देना है, अपनी मर्जी का हम नाम दे सकते हैं। ठीक है, मैं इसको फिलहाल एक टेम्परेरी डेटा सेट बना रहा हूँ जिसका नाम रख रहा हूँ टेस्ट, सही टेस्ट डॉट एक्स एस डी। ये मैंने लिया, इसको मैंने ऐड किया और मेरे पास अभी ये बन जाएगा। लैपटॉप की आपकी चार्जिंग भी लो हुई पड़ी है आई थिंक। अरे वो अभी है टाइम तो मेरे साथ लगा लूं लगा उसको। लें लगा लें लगा लें, फिर शुरू करते हैं, बताइएगा। एक मिनट। जी लगा दिए। ओके, देखिए जब डेटा सेट हम बना लेते हैं, देखिए ये बन गया ना, टेस्ट डॉट एक्स एस डी आपको नजर आ रहा होगा बिल्कुल आखिर में ऐप कोड वाले फोल्डर में। तो अब ये जी डेटा जी सेट हमारे पास ओपन भी है, ये लेफ्ट साइड पे ये जो इतना बड़ा लिखा हुआ आ रहा है, यूज द डेटा सेट डिजाइनर टू विजुअली क्रिएट एंड एडिट टाइप डेटा सेट फलां फलां फलां। अब इसमें जी डेटा जी सेट बनाने का तरीका कार क्या होता है, बड़ा आसान है। हमने जाना है, राइट क्लिक करना है किसी भी खाली जगह पे और ऐड पे क्लिक करना है और यहाँ पे टेबल अडाप्टर पे क्लिक कर देना है। क्योंकि हम अडाप्टर बनाने जा रहे हैं ना, हमने दरमियानी राह निकालनी है, सही एजेंट बनाना है। सो द दरमियानी राह सही इज अडाप्टर, क्योंकि हर चीज को अडाप्टर ही जोड़ सकता है। तो अडाप्टर हमने बनाया, जैसे हमने अडाप्टर पे क्लिक किया ना, वो फौरन से ही दो चीजें उसने खुद बना दी हैं। और अब हम वो हमसे पूछेगा कि ये जो भाईजान आपने अडाप्टर बनाया है इसमें कितनी किस्म की चीजें रखनी है आपने, उसके लिए फिर पूरा ये विजिट चलेगी। सबसे पहले नंबर पे सही तो आपने ये बताना है कि जो आपके डेटाबेस, सॉरी, आपके जो सर्वर का नाम है वो क्या है, या उसकी जो कनेक्शन स्ट्रिंग है वो क्या है। आपको मैंने शुरू में बताया था कि जो कनेक्शन स्ट्रिंग है वो वेब डॉट कॉन्फिग में पड़ी होती है, तो ये उसने ऑटोमेटिकली उठा ली है और आपको ये नीचे नजर भी आ रही होगी यूजर एम एस टी कनेक्शन स्ट्रिंग, तो ये उसने खुद ही उठा जी जी लिया, इसको नजर। हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है।
अगर आपने देखना है कि कनेक्शन में स्ट्रिंग में क्या लिखा हुआ है तो नीचे ये चेक बॉक्स को क्लिक कर दें, तो जो कनेक्शन स्ट्रिंग है वो भी आपको जो यहाँ पे नजर आ जाएगी। जैसे ये हमदानी नाम का सर्वर है, रेटिंग सिस्टम नामी सही। आपके पास जो है वो डेटाबेस का नाम है, इंटीग्रेटेड सिक्योरिटी ट्रू है और मल्टीपल एक्टिव रिजल्ट सेट्स भी ट्रू है। तो उसके बाद हमने करना है नेक्स्ट। यहाँ पे अब हमसे वो दो तीन चीजें पूछेगा। वो हमसे पूछेगा कि भाईजान जो आप ये अडेप्टर बनाने जा रहे हो इसके लिए एसक्यूएल की जो कमांड है या एसक्यूएल की जो क्यूरीज हैं खुद लिखोगे, नया प्रोसीजर बनाओगे या कोई एग्जिस्टिंग प्रोसीजर यूज करोगे। अब प्रोसीजर क्या होता है और एसक्यूएल स्टेटमेंट्स क्या होती हैं, इन दो में फर्क आपको पता होना चाहिए। जो पहले नंबर पे रेडियो बटन है उसमें लिखा हुआ है कि आप खुद एसक्यूएल स्टेटमेंट्स बनाओ या खुद लिखो। सही। इसमें सारा काम मैनुअल होता है, मींस यू डोंट हैव द ऑटोमेटिक थिंग, आपको सारी चीजें बाय हैंड लिखनी पड़ेंगी, टाइप करनी पड़ेंगी। ठीक। दूसरा तरीका ठीक। है क्रिएट न्यू स्टोर्ड प्रोसीजर। न्यू स्टोर्ड प्रोसीजर क्या होता है, इसमें यह होता है कि हमारे पास एक सिंगल टेबल हम उठाते हैं, उस सिंगल टेबल के साथ चार बुनियादी काम जो हम कर सकते हैं, उसमें डेटा को सिलेक्ट करके लाना, उसमें डेटा को सेव करवाना, उसमें डेटा को अपडेट करवाना और उसमें डेटा को डिलीट करवाना। ये चार बुनियादी काम है जिनको हम क्रूड ऑपरेशन कहते हैं, CRUD, क्रूड ऑपरेशन। और क्रूड ऑपरेशन में चार काम होते हैं, सिलेक्ट, इंसर्ट, अपडेट, डिलीट। तो ये जो क्रूड ऑपरेशन है ये करने के लिए हम एक सिलेक्ट सिंगल टेबल चूज करेंगे और बाकी जो उसकी कमांडे शमांडे बनानी है वो आपका जो डेटाबेस है वो खुद बना देगा। दूसरा ऑप्शन ये कह रहा है। और तीसरा ऑप्शन ये कह रहा है कि आया आपने को पहले से स्टोर्ड प्रोसीजर अगर बना के रखा हुआ है तो उसको यूज कर लें। अगर आपने मे बी पहले किसी जमाने में बनाया हो तो अगर आप उसको अब यूज करना चाहते हैं तो आप उसको अब यूज कर लें। तो इन तीनों में से सही। आपने कोई एक चीज सिलेक्ट करनी है डेटा सेट के लिए। लेट्स से हम पहले पहली वाली चीज यूज करते हैं, क्योंकि बल्कि नहीं पहली वाली नहीं, मैं आपको डेटा सेट्स का बताता हूँ क्योंकि ज्यादा चीजें हमने डेटा सेट्स में इस्तेमाल की हैं कि डेटा सेट कैसे बनाया जाता है। तो ये हम करेंगे क्रिएट न्यू स्टोर्ड प्रोसीजर। इसमें हम ये करना चाह रहे हैं कि हम ऑटोमेटिक चलना चाह रहे हैं। अब हम नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे वो हमें बोलेगा यार टेबल का नाम बताओ वो क्या चीज है, तो यहाँ पे हम क्यूरी बिल्डर में चले जाएंगे, क्यूरी बिल्डर में चले जाएंगे और यहाँ जाके वो हमसे पूछेगा कि आपने कौन सी टेबल के साथ ये सेट बनाना है। तो यहाँ पे अब हमें ये टेबल के सारे नाम हमारे आ गए। लेट्स से मुझे चाहिए मैं यूजर वाले टेबल के साथ को काम करना चाह रहा हूँ। मैंने यूजर वाले टेबल को सिलेक्ट किया और ऐड कर दिया। देखिए अब ऑप्शन मेरे पास और भी हैं, मैं अगर चाहूँ तो सही। बाकी टेबल्स को भी सिलेक्ट करके डाल सकता हूँ इकट्ठा, ठीक है। जैसे ये review.mst सही। है, इसको भी मैं ऐड कर दूं। तो मैं अगर दो टेबल से डेटा सेट बनाना चाह रहा हूँ तो वो भी ऑप्शन है मेरे पास। जैसे मैंने अब ये सही। ऐड किया तो ये दूसरा टेबल भी यहाँ पे ऐड हो जाएगा, लेकिन अभी हाँ, मैं करना एसक्यूएल नहीं के चाह लिए। रहा। ठीक। एग्जैक्टली exactly. तो अब ये देखें, ये वाला रिव्यू वाला टेबल है, इसको मैंने सिलेक्ट किया, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। ये एक टेबल मैंने सिलेक्ट कर लिया। मैं चाहता हूँ इसके तमाम कॉलम्स के साथ मैंने रब्ता रखना है, यानी तमाम कॉलम्स में डेटा डालना भी है, सेव भी करना है, अपडेट भी करना है या डिलीट भी करना है, सब कुछ करना है। करने के बाद मैंने ओके कर दिया। जैसे ही ओके करूंगा ये खुद ब खुद उसने क्यूरी बना दी। नेक्स्ट पे क्लिक करूंगा सही। और ये उसने चार मेरे लिए क्रूड ऑपरेशन की जो चार कमांडें हैं वो खुद ब खुद बना दी। अगर इनके नाम चेंज सही। करना चाह रहे हैं तो आप नाम चेंज कर सकते हैं। जैसे आप लिख सकते हैं जी टेस्ट यूजर इन टेस्ट यूजर सिलेक्ट, यानी टेस्ट वाला जो डेटा सेट है उसमें यूजर को सिलेक्ट करने के लिए ये वाली कमांड टेस्ट यूजर सिलेक्ट वाले के नाम से हम यूज करेंगे। और इसी तरह से बाकियों के भी नाम सही। आप चेंज कर सकते हैं, टेस्ट यूजर इंसर्ट और नीचे वाले को आप कर लें टेस्ट यूजर अपडेट। क्योंकि ये नाम इसलिए मैं चेंज कर रहा हूँ क्योंकि ये एक्चुअल में बनने जा रहा है स्टोर्ड प्रोसीजर, तो ऐसा ना हो बाद में आप या मैं कंफ्यूज हो जाए। तो उसको सही। टेस्ट यूजर डिलीट। डिलीट। तो चार काम जो हमने करने हैं सिलेक्ट इंसर्ट अपडेट डिलीट, उनके लिए ये चार हमने नाम चूज किए हैं। यानी अगर हम सही। यूजर वाले टेबल के अंदर से कोई चीज सिलेक्ट करके लाना चाह रहे हैं तो उसके लिए हमें क्या लिखना पड़ेगा, टेस्ट यूजर सिलेक्ट। अगर हम उसमें इंसर्ट करना सही। चाह रहे हैं तो क्या लिखना पड़ेगा, टेस्ट यूजर इंसर्ट। अगर हम उस टेबल में कोई चीज अपडेट करना चाह रहे हैं तो क्या लिखना पड़ेगा, टेस्ट यूजर समझ आ अपडेट। गया। और डिलीट के लिए डिलीट। ठीक। नेक्स्ट क्लिक करेंगे। ये हमसे पूछेगा कि इनको मेथड क्या यूज करना है, तो ये ऑटोमेटिक है चूंकि सब कुछ, तो इसको हम छेड़ेंगे नहीं। इसको हम नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे सही। और लास्ट में ये हमें बताएगा कि सारे काम सही हुए हैं या नहीं हुए। अगर तो हो गए हुए तो सारी चीजों पे टिक आ जाएगा, वरना क्रॉस आएगा। अब ये सारी चीजों पे टिक आ गया, मीन सब कुछ ओके है, फिनिश कर देंगे इसको हम।
जैसे ही फिनिश करेंगे तो अब हमारे पास जो है, ये देखें, उस यूजर से रिलेटेड जितनी फील्ड्स हैं या जितने कॉलम्स हैं सारे उठ के खुद ब खुद आ गए, और हमें कुछ लिखना भी नहीं पड़ा। टेबल का नाम भी खुद ब खुद आ गया, यूजर एमएसटी, और टेबल एडाप्टर का नाम भी खुद आ गया, यूजर एमएसटी टेबल एडाप्टर, सब कुछ उसने खुद बना दिया। सही। अब अगर आपने देखना हो कि एक्चुअल में ये प्रोसीजर बना कहाँ पे है, आपको पूछ सकता है ना सुपरवाइजर कि आपने जो डेटा सेट यूज सही। किया है इसमें आपने इतने प्रोसीजर बनाए हैं, मुझे आप प्रोसीजर दिखा दें वो किधर पड़े हुए हैं। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एसएसएमएस में जाना पड़ेगा। ये मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे आप टाइप करेंगे तो जी, आप ओपन करें एसएमएस, एसएसएमएस। ये आ गया, ओपन कर, एंटर कर दें। ये तीन इकट्ठे क्यों खोल गया पता नहीं। 3 तो पता नहीं हो गया ऐसे। बाकी दो क्लोज कर देना। इनको पहले कैंसिल करेंगे फिर ये क्लोज होंगे। कैंसिल। ये सामने जो बॉक्स आ रहा है इसको कैंसिल कर दें। ये वाला। ये इधर में, हाँ कैंसिल करें, इसको कैंसिल करें फिर क्लोज करें। नहीं हो रही। इसको अभी एक कनेक्ट करें। रहने दो। जी कनेक्ट करें। अच्छा, इसमें डेटाबेस वाले फोल्डर पे जरा करें डबल क्लिक। इसमें रेटिंग सिस्टम वाला जो फोल्डर है, सॉरी डेटाबेस है, उस पर डबल क्लिक करें। रेट डेटाबेस सिस्टम पे। नहीं, डेटाबेस रेटिंग सिस्टम वाले डेटाबेस पे। इसमें आप जाएं प्रोग्रामेबिलिटी में। इसमें जाएं आप स्टोर्ड प्रोसीजर में। तो आपके प्रोजेक्ट के अंदर जितने भी स्टोर्ड प्रोसीजर इस्तेमाल हुए हैं ना, या मैंने जो बनाए हैं, वो सारे के सारे इधर पड़े हुए हैं, ठीक है। सही।
अब इसमें जो स्टोर प्रोसीजर, ओ एक मिनट ये कहाँ पे चले गए, हाँ एग्जैक्टली ये सारे, अब ये देखिए नीचे बहुत सारे बने हुए हैं, ठीक है। तो ये बहुत सारे स्टोर प्रोसीजर हैं, हर स्टोर प्रोसीजर का अपना काम है। अगर आपने देखना हो कि वो स्टोर प्रोसीजर के अंदर एक्चुअल में क्यूरी कहाँ पे लिखी हुई है, किसी भी स्टोर प्रोसीजर पे राइट क्लिक करें जरा और उसको मॉडिफाई पे क्लिक करें। ठीक है, ये एक्चुअल में वो क्यूरी है एसक्यूएल की ज़बान में, जिसको जो चलेगी जब हम इस प्रोसीजर को कॉल करेंगे, और प्रोसीजर आपका डेटाबेस के अंदर सेव हुआ है। ओके, सही। सही है। अच्छा, अब ये है कि थोड़ा ब्रेक ले लेते हैं, यहाँ तक इस सेशन को मैं क्लोज करता हूँ, रिकॉर्डिंग भी हो जाएगी, सेव हो जाएगी। और इसके बाद फिर तकरीबन अभी हो गए हैं 9:41। अगर आप इजी हैं तो तकरीबन 10:15 पे दोबारा स्टार्ट कर लेते हैं और इसके आगे चलेंगे फिर, सही है। चलिए ठीक है। जी ओके। सही।